Hello guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh and I'm the curator of the series called Superset Sociology. और हम बात कर रहे थे social changes in medieval Europe. We have already studied कि dark ages क्या होते हैं, Renaissance क्या होता है, and how the ideas that emerged in Renaissance led to scientific temperament as well as the starting of scientific revolution. We talked about thinkers, we talked about major uh, scientists like Copernicus, his ideas, Galileo, Newton. We talked about all of them. वहां से हमको जो है हिम्मत मिलती है कि हम चैलेंज कर सके द यूनिवर्सल लॉज ऑफ नेचर दैट वर अर्लियर आस्क्ड, यानी दैट वर अर्लियर सेड टू अस दैट ये तो होता ही है, ऐसा ही होता है, भगवान ने दुनिया को ऐसे ही बनाया। तो ये लोग आए सामने और इन लोगों ने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, इसके पीछे ये कारण है। हम जमीन पे चिपक के चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान चाहता है कि हम जमीन पे चिपक के चलें, ग्रेविटी है इसका कारण, न्यूटन ने ये बताया। तो ये सारी चीजें इमर्ज हुई आइडियाज, तो सोचने की क्षमता जो है, रैशनैलिटी जो है वो डेवलप होती है यहाँ से। हम अब इसके बाद देखेंगे कि ये जो रैशनल माइंड, अब क्यूरियस माइंड जो बन चुका था रेनेसांस और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन टाइप आइडियाज के बाद, जो क्यूरियस माइंड आ चुका था इंसानों में, और ये स्पेसिफिकली यूरोपियन सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है अब इस समय पे ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या विचार उठना शुरू हो गए जिससे चर्च बौखला गया, चर्च का पावर कमजोर पड़ने लगा, लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो सवाल उठा सकते थे। अब कोई ये नहीं बोल सकता था कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, कोई हनन नहीं कर सकता था आपके अधिकारों का। इसे हम कहते हैं प्रबोधन या इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट हमें ये दिखाता है, जैसे हम इंडियन कंटेक्स्ट पे बात करते हैं तो हम बुद्ध ये बात करते हैं कि बुद्ध को इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने जब दुनिया के बारे में समझने की कोशिश करी और समझा कि जीवन का मूल्य क्या है, दुख से दूर रहना, बुद्ध ने ये कहा था कि दुख इतना है और हमारा काम है दुख से दूर रहना। वही चीज उसी तरीके का इनलाइटनमेंट यूरोप में आया कि भैया ये सब जो हो रहा है, जो चर्च हमारे साथ कर रहा है, ये गलत है, और हमारा काम है ह्यूमनिज्म को प्रमोट करना, हमारा काम है नेचुरलिज्म को प्रमोट करना, हमारा काम है साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना, हमारा काम है इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करना। हमें कोई गवर्न नहीं कर सकता, हम चाहते हैं कि तुम हमें गवर्न करो, तब तुम हमें गवर्न कर पाओगे। ये आइडियाज इमर्ज होना शुरू होते हैं। अभी हम इसी की चर्चा करेंगे। ओके गाइस, बिफोर दैट आई वुड आस्क यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल अगेन आस्क यू टू लाइक एज वेल एज कमेंट, और ये नोट्स जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स पहले ही मैं डाल चुका हूँ, आपको बस डाउनलोड करना है। सो प्लीज गो टू टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड दीज नोट्स। ऑलराइट गाइस, तो अब हम शुरू करते हैं। हम ये सब कर चुके हैं, डार्क एजेस हो गया हमारा, रेनेसां हो गया, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो गया। अब हम बात करेंगे एनलाइटनमेंट की। ओके, इसका लेक्चर नंबर है आपका L1124। ठीक है। इनलाइटनमेंट का समय था, आपके प्रबोधन का समय था 17 से 18वीं सेंचुरी। ठीक है, आज से करीब 400 साढ़े 400 साल पहले की बात है। इनलाइटनमेंट वॉज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। ओके, ये बात आप याद रखेंगे, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। ये जो है ये लिखा पढ़ी का मूवमेंट है, ये कोई भी चलता फिरता आदमी नहीं बता सकता। ये तभी पता होगा आपको जब आप एक लर्नेड पर्सन होंगे, तभी आप इसके बारे में बात कर सकते हो। आपको जब ज्ञान होगा, इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब, इंटेलेक्चुअलिज्म का मतलब होता है ज्ञान होना। पढ़ाई लिखाई का मतलब मैंने ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लिटरेट होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए आपको। दैट एम्फेसाइज रीजन, लिबर्टी, इक्वालिटी, इंडिविजुअल राइट्स, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड प्रमोटिंग rational inquiry in society and politics. It was more associated with the rights of a person being a citizen of that particular country या राज्य, कि भाई यहाँ पे रहने पे मेरे को क्या फायदा, मेरे को मेरे अधिकार कौन बताएगा, क्या है मेरे अधिकार। तो इसका प्रमोशन था ये एक्चुअली, इस यहाँ ये इवोल्यूशन था इसका आइडिया का, कि आपका एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, what basic fundamental idea of dignity and basic fundamental idea of your own rights you have, and are they even present जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे। तो इसके बारे में बात होना शुरू होती है। इट वॉज कैरेक्टराइज बाय फेथ इन रीजन। विश्वास जो है अब उसकी तरफ चले गया कि भैया किसी भी चीज का अगर कुछ कारण है तो क्या कारण है, कारण बताइए आप। बिलीफ इन इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राजा ने अगर खून किया तो उसके ऊपर भी वही होना चाहिए उसके साथ भी जो मेरे साथ हो रहा है अगर मैंने खून किया। क्रिटिसिज्म ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं अभी कि राजा को डिवाइन, जो मैंने कहा था डिवाइन राइट से राजा को क्यों है,
किसने दिया? क्रिटिसिज्म ऑफ चर्च अथॉरिटी, तुमको भी अधिकार किसने दिया कि तुम इतना हक जता सको, तुम बोलो कि भगवान को मानना है तो मानना ही पड़ेगा और नहीं मानेंगे तो मार देंगे, ये तुम्हारे पास अधिकार किसने, कहाँ से आया? प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इसके आइडियाज आना शुरू हो गए थे। सेपरेशन ऑफ पावर्स की देखेंगे हम, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात देखेंगे, ये सब आइडियाज इमर्ज होना शुरू हो गए थे। बिलीफ ऑफ नेशनल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नेशनल राइट्स का मतलब क्या होता है? वी एज ह्यूमंस व्हेन वी आर born with certain सेल्फ प्रोक्लेम्ड नेचुरल राइट्स, ये हमारे जन्म के साथ ही हमारे साथ जुड़े होते हैं ये अधिकार। मुझे ये अधिकार क्यों है? क्योंकि मैं एक इंसान हूं, बीइंग अ ह्यूमन आई हैव दीज राइट्स, कि अगर मैंने कुछ गलत किया और तुम मुझे सजा देना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी कि मैंने ये गलत काम किया है तो मैंने क्यों किया है, तुम मुझे ऐसे ही सजा नहीं दे सकता, ये मेरा अधिकार है, नेशनल राइट है मेरा। मैं सांस ले सकता हूँ कहीं पे बैठ के, तो वो मेरा नेशनल राइट है, कोई रोक नहीं सकता, कोई वो हवा पे ऑक्सीजन पे टैक्स नहीं लगा सकता मेरे पे, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नेशनल राइट का मतलब ये होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप बीइंग अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री, you have a contract with your government or your state, you will provide taxes, you will oblige to the law of the land and they will give you certain privileges or certain rights, ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बोलते हैं उसमें कि मैं आपके फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है आपका उसका हनन नहीं करूंगा, स्टेट का ये बोलना पड़ता है सिटीजन को, और अगर करूंगा मैं, अगर कोई भी स्टेट अगर गलती से करता है तो मैं पर्सनली उसे कोर्ट तक घसीट के ले आ सकता हूँ स्टेट को, ये मेरा अधिकार है। तो ये अधिकार जो है इसका भी आइडिया आना शुरू हो गया था लोगों के, उनके पास ये अधिकार होने चाहिए। नेशनल राइट्स जो है आपके जन्म सिद्ध अधिकार वो तो होने ही चाहिए, साथ ही मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी होने चाहिए आपके पास। Enlightenment encouraged people to question political, social and religious institutions, creating the intellectual climate for democracy, human rights and scientific study of society. ह्यूमन राइट्स वगैरह की बातें होने लगी कि आदमी को जन्म के साथ ही कुछ अधिकार मिल जाते हैं, वो मैंने बता दिया। डेमोक्रेसी की बात शुरू हो गई कि मेरे ऊपर राज जो मैं हूँ और मेरे जो लोग हैं, हम पे राज कोई ऐसा कौन रैंडम आदमी आके क्यों करेगा, जिसको कोई बोल रहा है, चर्च बोल रहा है कि तुम्हें भगवान ने भेजा राज करने के लिए, मैं तो नहीं मानता। ये आइडिया को चैलेंज होना शुरू हो गया। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इमर्ज होना शुरू होती है कि भाई लोग अब पैटर्न्स ढूंढना शुरू करते हैं कि हम गरीब क्यों हैं, मेरे पास ये अधिकार क्यों नहीं है। जब ये क्यों आ जाता है वर्ड, लोग पूछने लगते हैं सवाल कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वहां से ये साइंटिफिक जो आपका टेम्परामेंट है डेवलप होना शुरू होता है। ओके, एग्जाम्पल्स हिस्टोरिकल में आपको मिलेगा इंसाइक्लोपीडिया बाय डेड्रॉट। डेड्रॉट ने इस समय पे जो है किताब लिखी थी इंसाइक्लोपीडिया अपनी, उसमें उसने जो नेशनल साइट पे यानी आपके प्रीटेक्स्ट में जो भी चीजें हैं अवेलेबल उसके बारे में जानकारी दी थी कि ये कहाँ से आया है, कहाँ तक, और किसने बनाया, क्यों बनाया, यानी जानकारियों का संग्रह था इंसाइक्लोपीडिया इनका। आज के टाइम में पॉपुलर नेम है इंसाइक्लोपीडिया, वो इसीलिए इन्हीं के नाम के थ्रू पढ़ा है, इंसाइक्लोपीडिया की जो इनकी किताब थी वहीं से। अब जो इंसाइक्लोपीडिया वो थोड़ा रिच हो गया है, पहले के टाइम में वो जो लिमिटेड जो आप सोच सकते हो आपके सराउंडिंग में जो चीजें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह उस किताब में थी। अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है इस समय पे, जिस समय इनलाइटनमेंट का फेज चल रहा था, कमर्शियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, सब अमेरिका पहुंच गए थे, अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी हमें देखने को मिलता है इसी समय के आसपास। 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में हमें अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी इसी समय देखने को मिलता है हमें। अमेरिकन रिवॉल्यूशन उसके जस्ट पहले ही होता है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कंटेम्प्रेरी तो ह्यूमन राइट्स, ये नए आइडियाज इमर्ज होते हैं भैया, उस समय होते हैं और आज भी रेलेवेंट है। कंटेम्प्रेरी में मैंने इसलिए डाला है, ह्यूमन राइट्स में किस तरह चेंज आते हैं। जैसे अभी हमारा आ गया था राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, इसका इवोल्यूशन हुआ ना, इसका सेम सेक्स जो रिलेशनशिप है उसको उसको कवर यानी उसको बचाने के लिए एक तो हुआ, ऊपर से कोई मेरे ऊपर जो है आप नजर नहीं रख सकते, ठीक है, सर्वेलेंस के अगेंस्ट, तो राइट टू प्राइवेसी आया। राइट टू स्टे साइलेंट, कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन अगर नहीं देना चाहता किसी को तो मैं नहीं दूंगा। तो आधार का उसमें अधिनियम चेंज हुआ कि भैया आधार जो है आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देने की आधार होने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज में। ये सारी चीजें हमें राइट टू प्राइवेसी में देखने को मिलती है। तो इवोल्यूशन ही हुआ ना, प्राइवेसी इज अ ह्यूमन राइट। मुझे भैया मैं नहीं बताना चाहता दुनिया को अपने बारे में,
वो मेरा अधिकार है, तो ये होना चाहिए। तो ये अभी हम आज के टाइम में देखते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है हमें आज के टाइम में देश में, हर जगह पे लगभग लगभग, जहाँ मोनार्की भी थी वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आ गई, मोनार्कियल डेमोक्रेसी आ गई। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी विचार को, अपनी आइडियाज को सबके सामने रखने का अधिकार आ गया है लोगों में, पहले के समय बिल्कुल नहीं था। सोशियोलॉजिकल रेलेवेंस क्या है एनलाइटनमेंट का? एनलाइटनमेंट शिफ्टेड द स्टडी ऑफ सोसाइटी फ्रॉम ट्रेडिशन एंड थियोलॉजी टू रीजन एंड क्रिटिकल इंक्वायरी। जो चीज पहले बंधी हुई थी, ठीक है, सामाजिक डोर में, कि ये नहीं, ये बात नहीं पूछी जाती, ये बात नहीं कही जाती, समस्या है तो भगवान की वजह से, भगवान ने हमें गलत समझा, हम भगवान के सामने हम गलत होंगे तो हम और पूजा पाठ करते हैं, हम और चर्च जाते हैं, हम और डोनेशन करते हैं, शायद हो सकता है कि हमारी चीजें सही हो जाए। आप मानेंगे नहीं, चर्चेस वर सो करप्ट कि अगर आपसे कुछ गलत काम हो जाता है तो कन्फेस करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते थे। फिर यहाँ से जो आपका जो फादर है वो लेटर लिखता था, वो आपके किंगडम के आर्च बिशप के पास जाता था, वो वहां से रेवरेंड को लिखते थे कि इनके थ्रू ये गलती हो गई है, लेकिन इन्होंने ये माफी के तौर पे इतने पैसे दे दिए हैं, इनको भगवान से माफ करवा दिया जाए। और फिर वो लेटर जाता था वेटिकन आर्च बिशप से, और वहां से वो स्टैंप लग के आता, और जब तक वो वापस आता था तब तक हो सकता है ये आदमी मर चुका हो या इसे किसी ने मार दिया हो, और तब वो लेटर वापस आता था वहां से वेटिकन से कि नहीं ठीक है, इसको माफ कर दिया जाता है। इतना करप्ट सिस्टम था, और इसके अगेंस्ट ये लोग खड़े थे। आप सोचिए इसको। तो ये जो साइंटिफिक और हर चीज में भगवान डालने की जो बात है, जिसे हम थियोलॉजी कहते हैं, इससे हटके रीजन की तरफ बढ़ गए और क्रिटिकल इंक्वायरी की तरफ बढ़ गए कि हर चीज के पीछे कुछ और नेचुरल या साइंटिफिक कारण है, उसे हमें पता लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे हम पता लगाएंगे, सिस्टमेटिक अप्रोच से डाउट पूछेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, रीजनिंग करेंगे, और हम चीजें ढूंढेंगे। डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग अर्ली सोशियोलॉजिस्ट सच एज कॉम्ट, मार्क्स, दरखाइम, वेबर, इनको इन्फ्लुएंस करती है बताए। इनलाइटनमेंट चेंज हाउ ह्यूमंस अंडरस्टूड सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। मेजर इम्पैक्ट जो हमने गवर्नमेंट पे ही आएगा इसका, अभी हम देखेंगे, जो थिंकर्स की बात करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। अभी आप देखिए, जैसे इनलाइटनमेंट के समय ये अब क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, कुछ लॉ वगैरह बन रहा है। तो कैसे बन रहा है ये, आप सब भले इंपॉर्टेंट लोगों से पूछा जाए, लेकिन पूछा जा रहा है। ये एक्चुअली अमेरिकन जो आपका रिवॉल्यूशन था उसके टाइम की एक पिक है। ये जो फोया ने पेंटिंग है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन को दर्शाती है बेसिकली। तो लाल कोट वाला आपका गोरा है, ब्रिटिश, ठीक है, और ये लोग अमेरिकन है। ये बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो बनना चाहिए संविधान वगैरह, या हम अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से बात रख रहे हैं, वो बात यहाँ पे हो रही है। काउंटर एनलाइटनमेंट, ये कॉन्सेप्ट है, हम इसको आगे जब हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें हम काफी गहराई में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बस आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ काउंटर एनलाइटनमेंट क्या होता है। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, आज के समय में भी अगर बदलाव आने की कोशिश होती है समाज में, तो सीधे स्ट्रेट लाइन में नहीं आता। कुछ लोग होते हैं बदलाव चाहते हैं वो, कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते बदलाव। एनलाइटनमेंट के समय में लोग चाहते थे कि साइंटिफिक अप्रोच बढ़े, इंडिविजुअलिज्म बढ़े, और जो है सोशल ऑर्डर चेंज हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन और बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज और न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ गवर्निंग द पीपल। some people were against it, some people wanted social order, they were more focused on it, some people wanted कि भैया फ्यूडलिज्म ठीक ही तो है, तुमको इतने अधिकार मिल जाएंगे तो तुम बहक जाओगे। जैसे आजकल माँ बाप बोलते हैं कि तुमको ज्यादा आजादी मिल गई तो तुम खराब हो जाओगे, उसी तरीके से वो लोग भी बोलते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि इंडिविजुअलिज्म जो है उससे केओस आता है समाज में, फैमिली के जो रिलेशनशिप है वो खराब होते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो काउंटर एनलाइटनमेंट ये बातें करता है। Counter Enlightenment was an intellectual reaction to Enlightenment that questioned its excessive faith in reason, individualism and universalism. Counter Enlightenment ये बोलता है कि तुम इस पे इतना विश्वास क्यों कर रहे हो कि एक आदमी को इतना अधिकार है। भैया राजा को अधिकार मिल चुका है ना ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर राज करने का, अब तुम ये क्यों चाहते हो कि तुम्हारे पास अधिकार हो कि तुम राजा को चुनो? उससे क्या फायदा होगा? उससे सोशल ऑर्डर खराब हो जाएगा, कोई भी एरा गैरा राजा बन जाएगा ना, जैसे बहस करते हैं जो लोग, वैसी बात कर रहे थे ये लोग। It emphasized the importance of traditions, religion, culture, and historical continuity of maintaining social order. इस तरीके से ऑर्डर जिस तरह से चल रहा था, जो जैसे, और सोशल ऑर्डर को बेसिकली हम हिंदी में रीत कहते हैं, तो रीत जिस तरह से चल रही थी उसी तरीके से रीत आगे चलती रहनी चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि
एक इंसान का एक टेम्परामेंट होता है, यानी बेसिकली हमारी एक सोच होती है इंसान की, हम इंसान बदलाव पसंद नहीं करता, बदलाव से हमेशा डर लगता है। ह्यूमंस हैव अ फियर ऑफ अननोन। जिसको अंधेरे से डर लगता है उसको लगता ही है जब तक वो वहां पे 4 रातें ना रुक जाए अंधेरे में। 4 रात अंधेरे में रुक गए आप तो फिर आपको डर बंद हो जाएगा अंधेरे से कि अंधेरे में कुछ है या नहीं। पर जब तक आपको पता ही नहीं कि अंधेरे में क्या है तब तक आप डरोगे। दैट इज द फियर ऑफ अननोन एंड ह्यूमंस हैव दैट फियर। हमें अनजान चीजों से डर लगता है। ये हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ऑब्वियसली, जो डेवलप हुआ धीरे धीरे। पर आज भी ये इंटेलेक्चुअली भी अगर हम बात करें तो हमें सर्वाइवल यानी हमारा जो है अननोन चीजों से का डर है वो अभी भी मेंटेन है। एनलाइटनमेंट एम्फसाइज चेंज, काउंटर एनलाइटनमेंट एम्फसाइज्ड सोशल ऑर्डर। ओके, एनलाइटनमेंट बोल रहा था कि बदलाव आना चाहिए समाज में, इस तरीके से काउंटर एनलाइटनमेंट बोल रहा था कि सोशल ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं, बदलाव से सब कुछ खराब हो जाएगा। थिंकर्स क्या बोलते हैं एनलाइटनमेंट पीरियड के बारे में? जॉन लॉक, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इनकी किताब। नेचुरल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंस मॉडर्न पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। क्या किस चीज में रेलेवेंस है? इनके आइडियाज हैं जो लाइफ लिबर्टी, जो हमारा आर्टिकल 21 है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, सॉरी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो इसके अंदर आता है। राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया था इन्होंने। एक आदमी को अपनी संपत्ति जुटाने का अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी नोबल के पास वो अधिकार हो। बस एक आदमी का यही काम नहीं है कि वो सिर्फ जिंदगी भर काम ही करता रहे तुम्हारे खेत में। उसके पास भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो भी जमीन अपने नाम पे रख सके, अपने बच्चों को दे सके वो जमीन, और किसी और काम में ला सके। ये जॉन लॉक कहते हैं। मॉन्टेस्क, स्पिरिट ऑफ द लॉस, इनकी किताब। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, क्या सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लेकर आया था ये। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का बेसिकली आइडिया है, जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है, जो जिसके पास ये अधिकार है कि वो मुझे हिरासत में ले सकता है, और जिसके पास ये अधिकार है जो मुझे जेल में डाल सकता है या मृत्यु दंड दे सकता है, वो अलग अलग होना चाहिए। वो एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए। जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर एक आदमी नहीं हो सकता। ये सब मुझे अलग अलग जगह पे मौका मिलना चाहिए ताकि मैं अपनी बात रख सकूं, ये बात बोलते हैं मॉन्टेस्क। वोल्टेयर, किताब है कैंडिड, क्रिटिक्ड रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड एब्सोल्यूटिज्म। इन्होंने बोला कि भाई ये जो इतनी समस्याएं क्रिएट हो रही है, ये जो आपका इंटॉलरेंस है इतना समाज में, वो जो है जरूरी है एक तो पहली चीज, लेकिन वो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए उससे। आप सवाल पूछिए, जेन्युइन पूछिए, आप सवाल पूछिए, आप लोगों को ये समझाइए कि आपको अधिकार है, आप अपनी बात रख सकते हैं। यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, बट यू डोंट हैव द राइट टू हर्ट समबडी एल्सेस सेंटिमेंट। ये बात लेकर आते हैं वोल्टेयर। वोल्टेयर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो कहते हैं ऐसे कि although I don't agree with what you say, but I will die to uphold that right for you, that you have the right to say that। उसी के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ कि तुम्हारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि तुम मुझे जो चाहो वो बोल सकते हो, भले ही मैं उससे एग्री नहीं करता। जीन जैक रोसू, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, किताब इनकी। पॉपुलर सोवरेनिटी एंड जनरल विल। जनरल विल मतलब हर समाज के एक बड़े तबके की एक दिली इच्छा होती है कि इस तरीके से चीजें चलनी चाहिए। माइनॉरिटीज का थोड़ा हनन होता है इसमें, लेकिन मेजोरिटी चाहती है कि ऐसा ही हो। जैसे भारत में हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर मेजोरिटी अगर कहीं पे जमा हो जाती है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल देते हैं, जैसे एक डोमिनेंट कास्ट है एक गांव में, तो वो चाहेगी कि हर चीज उनके हिसाब से हो। वहाँ पे मंत्री संतरी जो है उनके बने, हम वोट अपनी जात के हिसाब से दें, तो ये वैसा वो सारी चीजें चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं जनरल विल। इसका आइडिया देते हैं कि ये जो है जनरल विल, ये समाज के पक्ष में भी है एक तरीके से और विपक्ष में भी है। ये उस समाज के पक्ष में है, अगर कोई इंसान इस समाज का पार्ट है तो वो उसके पक्ष में है, लेकिन अगर कोई इंसान या तबका इस समाज का पार्ट नहीं है तो वो उसके विपक्ष में हो जाती है। तो ये दोनों तरह से दो धारी तलवार है जनरल विल। दूसरी बात करते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी। सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है, इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में। जनता एज अ पीपल, जनता एज अ सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर लैंड, उनके हाथ में सबसे ज्यादा ताकत होनी चाहिए, और वो जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपना नेता चुन सके, जो उसके ऊपर राज करेगा उसे चुन सके। तो ये यहाँ से आइडिया इमर्ज होकर आता है वोल्टेयर से। इन्फ्लुएंस डेमोक्रेटिक थॉट। इमानुएल कांत, इनका हमने देख लिया, सापरे औदे हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। व्हाट इज एनलाइटनमेंट किताब थी इनकी।
encouraged independent reasoning. साप रहे होते dare to know. ऑलराइट, सो विद दिस इनलाइटनमेंट वाला पार्ट खत्म हो गया. हमने दो चीजें डिस्कस करी यहाँ पे, इनलाइटनमेंट और क्या क्या चीजें होती हैं इनलाइटनमेंट, और दूसरा काउंटर इनलाइटनमेंट. थिंकर्स की हमने कुछ बात करी, बस इसमें इतना ही है पार्ट. इसको हम मेन डिस्कस करेंगे कि इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट ये रेलेवेंट पार्ट्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे इन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी टॉपिक. यहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस कराना था, मैंने वो करा दिया है. With this lecture is done. We have finished with this lecture, and I would ask you again to download the notes from the handle @prephouse_edu. वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स को, और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे फैलाएं, इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, परिवार वालों को भेजें, हर जगह भेजें. मेरी बहुत मदद होगी इससे, और इसी तरीके का मैं कंटेंट लाता रहूँगा. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक this video as well as comment on it. Give me your precious feedback. I really need it. अब हम जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ठीक है, हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए और पढ़िए आराम से, कोई समस्या नहीं है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.